सबसे पहले तो हमारे द पॉपुलर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी द पॉपुलर न्यूज की तरफ से और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से आपने एसएससी जेई का जो एग्जाम क्रैक किया है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई कर देते हैं आपको। जी धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे धन्यवाद। कि आप अपना नाम जो है हमारे दर्शकों को बताएं। जी मेरा नाम निखिल पाठक है और मैं शामपुर रहता हूँ, भिक्खू छपरा का रहने वाला हूँ। ये कस्या थाना के अंतर्गत आता है और जिला कुशीनगर है मेरा। जी, कुशीनगर जिले से तो निवासी। मैंने अपने जिले में ही रह के पढ़ा की एक्चुअली। अच्छा, जिले में रह के पढ़ाई की है। जी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी। अ, मेरे पिताजी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरे दो भाई बड़े हैं, मतलब हम लोग टोटल तीन भाई हैं। मैं उनमें से सबसे छोटा हूँ। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लेकिन के बारे में थोड़ा हमें कॉलेज के बताइए। बाद ये तैयारी। प्रारंभिक जो हाँ, स्टार्टिंग जो था, वो हाई अपने स्कूल तक एजुकेशनल मेरी। बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए थोड़ा। जी जी जी। हाई स्कूल तक मेरी शिक्षा जो है कस्या स्थित नवजीवन मिशन स्कूल में हुई थी। जी। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई हमने गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से करी थी, जो पटरौना में स्थित है। ओके। और उसके बाद मेरा मेरा एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का, जिसमें मेरे 700 रैंक आए थे। तो वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। हाँ। तो फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अ, हम आगे की पढ़ाई के लिए, अपने जेई की तैयारी के लिए हम प्रयागराज आ गए। और प्रयागराज ही रहकर हमने तैयारी करी। तो प्रयागराज आने के बाद मेरा पहला जो चयन था वो रक्षा संपदा संगठन में सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 के पद पे हुआ था। अच्छा, इसके पहले। जी। हम्म। तो मैंने इस पद पर रहते हुए इस एसएससी की तैयारी करी। एसएससी की तैयारी में हमने पहले भी की थी, मतलब पहला मेरा जो एग्जाम हुआ था मेरे पास आउट होने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट उसमें जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था वो था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल ये भी होता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है हम्म। तो आपके पास 2 साल का वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी भी कहीं भी किसी भी फर्म में काम जहाँ किया। सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता हो, हम्म। वहां पर आपने 2 साल तक नौकरी करी हो। ठीक है। तो उसका एक वैलिड प्रूफ मांगते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो अभी मेरे पास आउट हुए 9-10 महीने हुए थे। अच्छा। उसके पहले ही हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो था नहीं क्योंकि हमने 9 महीने तैयारी करी थी। हाँ, बिल्कुल। तो वो वाला हमने छोड़ दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला। मतलब, हाँ, जो फिर उसके बाद मेरा चयन एसडीओ में हो गया। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब वर्तमान में एसडीओ फिर पद मेरा चयन तक है। एसडीओ में हो गया। जी जी जी। ओके। तो अभी वर्तमान में हम एसडीओ पद पर थे, लेकिन ये रिजल्ट आने से पहले, इसके पहले आंसर की आ चुकी थी। मतलब ये लगभग 15-20 दिन पहले मेंस का आंसर किया गया था, तो लगभग उसी टाइम कंफर्म हो जाता है कि मतलब किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो मेरा उसी टाइम पता चल गया था कि सीपीडब्ल्यूडी, मतलब ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हमको मिलने एसएससी जो वाला है। जेई का एग्जाम है, इसमें ऐसा हमने देखा था कि 5.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे। और इसमें जो सीट जी। था, सीट लगभग 1435 के आसपास था। थोड़ा सा हमने ये स्टडी किया, देखा हाँ। हमने। तो काफी मुश्किल था, जी। क्योंकि 5.5 लाख बच्चों में से 1400 बच्चों को क्वालिफाई करके आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टफ है। तो वाकई ये मतलब बहुत जी। काबिल तारीफ है। थोड़ा सा जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको, मान लीजिए आप जॉब में रहते हुए आपने तैयारी किया है, तो कितना डिफरेंस आपको लगता होगा कि जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं और आप जॉब के साथ साथ में तैयारी किया, तो कितना टफ था आपके लिए। जी, अंतर तो बहुत हो जाता है। हम्म। क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका पूरा दिन और रात तैयारी पर ही फोकस रहता है। हम्म। उसका ध्यान जो है अपनी तैयारी की तरफ रहता है कि हमें कौन सा चीज कब पढ़ना है, कौन सा विषय की तैयारी कब करनी है। तो अपना पूरा टाइम वो पढ़ाई के हिसाब से मैनेज करता है। लेकिन नौकरी करते टाइम थोड़ा सा अपना समय निकाल के पढ़ना पड़ता है। आपका जो मुख्य समय है, दिन का जो समय है, जो पढ़ने वाला टाइम होता है सुबह से शाम तक, वो हम्म। आपको ऑफिस में देना पड़ता है, वो ड्यूटी करनी पड़ती है। तो हमें भी ऐसा ही था कि हमें दिन भर ड्यूटी करनी पड़ती थी, हम्म। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। और
जो हमारा विभाग है इसमें काम थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें ऑफिशियल वर्क थोड़ा ज्यादा है, तो कभी कभी रात में 9 बजे तक, दस और बजे दूसरी तक भी चीज हम रुकना ये पड़ जानना जाता चाहेंगे, किस तरह की आपने है। स्टडी और मटेरियल का कभी यूज किया था, किस तरह से आपने पढ़ाई किया था। थोड़ा जो आप जैसे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी जेई के लिए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या रिकमेंडेड करेंगे, किन बुकों को रिकमेंडेड करेंगे आप। एक्चुअली अब जो अपने कॉलेज की किताबें होती हैं हम्म। वही काम आती हैं, उसी से अच्छी तैयारी हो सकती है। ओके। चाहे आपने बीटेक किया हो, छात्र ने बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो। हाँ, थोड़ा सा अपनी इंग्लिश पर फोकस करना पड़ता है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इंग्लिश पर, क्योंकि जो टेक्निकल शब्द हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं लगभग। तो इस वजह से थोड़ा सा, ये नहीं कह रहा है कि मतलब इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है, बस पढ़ते पढ़ते वो धीरे धीरे अपने हैबिट में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, यूट्यूब पे तो वो क्या ऐसे इंग्लिश कोई समझ में चैनल आने है जो लगता है धीरे रिकमेंडेड धीरे। करेंगे इन बच्चों को जो आगे तैयारी कर रहे हैं। जी जी जी। एक एक्सीलेंट विजन नाम का चैनल है जिससे हमने ऑफलाइन भी कोचिंग करी है, प्रयागराज में ही एक्सीलेंट स्थित है विजन। एक्सीलेंट विजन। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी करके। एक तो इसके जो हम लोग के इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मतलब इंडिया लेवल के हैं। तो वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ओके। बाकी जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो जी के जी एस वाले सब्जेक्ट है, उसके लिए भी टीचर हैं। और यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाते हैं, जैसे कि टारगेट विथ आलोक है एक हम्म। चैनल। एक चैनल एडुटेरिया करके है, एडुटेरिया वाले जो सर हैं उन्होंने खुद भी बीपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा। तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई हुई चीजें कहानी के जैसे याद हो जाती हैं, भूलती नहीं है। तो ये जो जीके जीएस आपने तैयारी किया था यूट्यूब से, तो क्या कोई बुक भी आपने स्टडी किया था, या कोई ऐसा बुक जो रिकमेंडेड जीके जीएस के करें। लिए प्रॉपर हमने कोई बुक नहीं फॉलो किया था। जीके ओके। जीएस के लिए जो एसएससी का प्रीवियस ईयर आता है, हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो सब हमने सॉल्व किए थे। और यूट्यूब से अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमने पढ़ाई करी थी कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में होते हैं, उन टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। ओके। आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जो है किन को देना चाहेंगे। मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माता जी को जाता है। उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत सहयोग किया, वो बार बार हमें मोटिवेट करती रही कि नौकरी करते हुए भी तुम पढ़ सकते हो, हम्म। और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम नौकरी निकाल सकते हो और अच्छी नौकरी निकाल सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। मेरे पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे भैया लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। तो कुल मिलाकर मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया है हर मामले में। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज से नहीं रोका। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम्हें नौकरी छोड़ के पढ़ाई करनी है तो नौकरी छोड़ के पढ़ाई करो, हमें कोई समस्या नहीं है। ओके, मतलब इतना सपोर्ट था घर से कि नौकरी छोड़ के भी पढ़ना हो तो आपको जी पढ़ना है। जी। ओके। तो अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल में मान लीजिए कि जी सीटें ज्यादा होती हैं, बट उसमें देखा जाता है कि 20 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे। और एसएससी जो जेई जी है इसका एग्जाम मान लीजिए 5 साढ़े 5 लाख लड़के भरते हैं, सीट की संख्या भी है 1300 1400, तो कहीं ना कहीं एक बच्चों के अंदर एक भय भी रहता है कि यार सीट इतना कम है, इतने ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा टैलेंटेड टैलेंटेड होंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक जी भय बना रहता है। तो उस भय से जो बच्चे हैं वो कैसे पार पाएंगे, कैसे निकलेंगे, ये इसके लिए आप कुछ सुझाव दीजिए बच्चों को। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे जो जेई के एग्जाम होते हैं इसमें बच्चे डर जाते हैं कि जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें बीटेक वाले भी अलाउड हैं, डिप्लोमा वाले भी अलाउड हैं। तो जो बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, एनआईटी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, वो भी इसमें बैठते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले बच्चे अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि मैं कैसे इतने बड़े एग्जाम में इतने ज्यादा पढ़े लोगों जो हमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। जिनका सिलेबस हमसे बड़ा है, उसके साथ मैं कैसे बैठूंगा। कैसे तो compete करेंगे उससे इनके डरने की साथ। जरूरत नहीं है। हाँ। उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस लेकर चलिए, अपना जो एसएससी का सिलेबस है वही पूछेगा, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी पढ़ाई की हो, उससे हम्म। मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं। जो सिलेबस एसएससी का है वो आप डिप्लोमा करके भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। हम्म। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप, सबसे बड़ी चीज है कि कौन सा एग्जाम है, आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने से बहुत फायदा होता है। आप सिलेबस पता होना चाहिए आपको, कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे पढ़े हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, कौन से टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करना है, कौन से पे कम मेहनत करना है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आदमी बिल्कुल। की तैयारी सही हो पाएगी। सोशल मीडिया का
जैसे देखा जाए आमतौर पे आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक ऐसा आजकल है कि काफी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है बच्चों के बीच में। तो जी आपके पढ़ाई में जी। या आपके स्टडी में क्या सोशल मीडिया का कोई डिस्ट्रैक्शन इस तरह का रहा जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया हो? नहीं नहीं, सोशल मीडिया का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। सोशल मीडिया आजकल सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जरूरी ये है कि छात्र सोशल मीडिया को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे इस हैं। प्रकार से यूज करते हैं, बिल्कुल। अगर छात्र अपने इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगेंगे, आजकल तमाम रील्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, मेरा तो ये पूछने सब का देखने पर्पज से यही था टाइम कि जैसे बर्बाद होता है। मेरा पूछने का मेन पर्पज यही था कि जैसे तमाम रील्स है, बच्चे रील्स में खो गए, या इंटरटेनमेंट तमाम तरह के आजकल वेब सीरीज आ रही है, बच्चे वेब सीरीज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से अगर कोई जी, बच्चा इस तरह से जा रहा है तो कैसे उससे बचेगा? क्या इसके लिए कोई टिप्स देंगे आप बच्चों को? एक्चुअली उसके लिए थोड़ी अपनी आत्मशक्ति मजबूत होनी चाहिए। ओके। अ, अपने आप को समझाने का तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए कि हम्म। ये मैं जो कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ओके। इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, मेरी मेरे छात्र जीवन में इस चीज से फायदा है या नुकसान है, ये चीज सोचना पड़ता है। बाकी सोशल मीडिया से अगर आदमी सब सोच समझ के इस्तेमाल करे तो इतना कोई नुकसान नहीं है, फायदा भी है सोशल मीडिया का। मैं भी फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। तमाम न्यूज फेसबुक से पता चल जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स में काम आते हैं। हम्म। लेकिन उसके लिए आपको फेसबुक पर वैसे वाले पेज फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप जोक वाले पेज फॉलो कर रहे हैं, मीम्स वाले पेज फॉलो कर रहे हैं, तो कीजिए, ऐसा नहीं है मत कीजिए, लेकिन कम कीजिए। उसके वहाँ अनुपात में आपको अपनी जानकारी वाली चीजें ज्यादा देखनी चाहिए। बिल्कुल आजकल रील्स में देखा जा रहा है कि रील्स भी स्टडी से रिलेटेड रील्स भी आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम नहीं, किस रील्स तरफ जा वगैरह रहे तो हैं। हाँ, हम किस तरफ जा रहे हैं रील्स ये हमारे वगैरह ऊपर में भी डिपेंड वही करता है। है। जी। और बाकी रील्स वगैरह तो मेरे हिसाब से जितना कम देखे आदमी उतना ठीक है, क्योंकि उसमें 15-15 सेकेंड में खत्म होते रहते हैं रील्स, तो दिमाग कहीं ना कहीं संकुचित हो जाता है, सोच हम्म। आदमी की संकुचित हो जाती बिल्कुल। है, स्क्रॉल करने की आदत हो जाती है उंगलियों को। तो जब आदमी पढ़ाई से थोड़ा सा बोर होगा तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं उन चीजों की तरफ खींच कर ले जाएगा। तो रील्स तो ना ही देखे तो बेहतर है। बाकी इंटरटेनमेंट के लिए हाँ, मूवी देख सकते हैं कभी कभी, हफ्ते या महीने में एक दो बार। तो क्या लेकिन वही है आपको कि एडिक्शन नहीं होना चाहिए इन चीजों का। स्टडी के दौरान ऐसा कभी लगा कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा उब रहे हैं, ऐसा कभी आपको लगा? जी, तो सबको लगता है, छात्र जीवन एक ऐसा है कि सबको लगता है कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो कैसे उन आदमी उस को टाइम अपने एक आप को आपने कैसे कंट्रोल किया, किस तरीके से अपने आप को बचाया, एक तरह से प्रोटेक्ट किया? उसके लिए आदमी को अपना आत्मविश्वास थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। छात्र को जो है कि अपने आप को समझाना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेट यानी दुनिया में अपनी अपने एक आप तरह से से बड़ा विल पावर मोटिवेटर कोई मजबूत नहीं करनी होता है। पड़ेगी। जी। हम्म। दुनिया में अपने आप से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। आप अपने आप को जितना मोटिवेट कर सकते हो उतना दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी हम्म। यूट्यूब चैनल का मोटिवेटर कुछ नहीं आपको उतना समझा सकता है जितना अपने आप को समझा सकते हैं। तो जब आपको अगर अपने आप के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जी। कोई भी पर्सन हो। तो इंटरटेनमेंट की अगर बात कर रहे थे, तो इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या यूज करते थे, किस तरह का इंटरटेनमेंट आप पसंद करते थे? इंटरटेनमेंट के लिए यही, कभी मूवी देख लिया हफ्ते में या महीने में एक आध मूवी तो देख ही लेते थे। या हम्म। जब कभी एग्जाम थोड़ा दूर हो, अभी टाइम है, अभी लग रहा है कि तैयारी मेरी ठीक ठाक चल रही है, हम्म। थोड़ा सा बीच बीच में मैं अपने आप को इंटरटेन कर सकता हूँ। एक्चुअली इंटरटेन करने से थोड़ा सा दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है। हम्म। तो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जरूरी है। बिल्कुल लेकिन कई बच्चे उसके होते हैं लिए कि ये है जैसे कि उस चीज की आदत पूरी नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं पूरी तरह से डेडिकेटेड लोग हैं कि नहीं हमको एंटरटेनमेंट नहीं करना, हमको सबसे नाता तोड़ लेना है, एकदम पढ़ाई पे फोकस रहना है। तो क्या ये कहाँ तक ठीक लगता है, ये ठीक है भी कि नहीं है? नहीं, कुछ छात्रों का अपना वो माइंडसेट हो सकता है कि मैं बिल्कुल इंटरटेनमेंट नहीं फॉलो करूंगा, मैं अपना पढ़ाई पर डेडिकेटेड रहूंगा। कुछ छात्रों की मानसिकता हो सकती है। मेरी सोच जहां तक है कि थोड़ा सा दिमाग को रिफ्रेश करना जरूरी है। हम्म। क्योंकि दिमाग भी बोर हो सकता है, एक टाइम के बाद आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डेली सुबह उठो, शाम तक पढ़ो, फिर रात में पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ो। तो बीच में हफ्ते में महीने में एक आध ब्रेक जरूरी होता है। हम्म। हम्म। जैसे जब हम आमतौर पे अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हर पर्सन का एक अपना आइडियल होता है। तो आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो वैसे ऐसे कोई खास थे नहीं, लेकिन मैं
कहीं ना कहीं अपने कोचिंग में ही देखता आ रहा हूँ कि जो मेरे शिक्षक थे वही इतना अच्छा समझाते थे। जो हम्म। मेरे शिक्षक हैं वो जो पहले सफल हो चुके छात्र हैं उनको बुलाकर मोटिवेट करवाते थे, तो उनको देख के कहीं ना कहीं लगता था कि मैं भी अपने आप को सफल बना के इनकी जगह पर पहुंच सकता हूँ। हम्म। बाकी वैसे तो मेरे आदर्श मेरे भैया लोग ही हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। हम्म। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद।